नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करेंगे कि लकवे के बाद हाथ में अकड़न क्यों आ जाती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है और किस तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हमें एक बात को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि इस अकड़न का कारण क्या है। देखिए, जब किसी को भी लकवा होता है तो उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। यानी हमारा दिमाग हमारी बॉडी को ऑर्डर देना, सिग्नल देना बंद कर देता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट की वजह से या ब्रेन हेमरेज की वजह से, यानी किसी नस के फट जाने की वजह से दिमाग का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हमारा आधा हिस्सा ढीला हो जाता है। उसमें ऐसा लगता है जैसे जान ही नहीं है और उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो पाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को पैरालिसिस होता है तो उसके शुरुआती समय में, यानी शुरुआत के अगर हम बात करें 4 से 5 महीने में, बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। यानी उसका जो शरीर है, जो शुरुआत में बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा था, जो बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, वो बैठने लग जाते हैं, धीरे धीरे चलना शुरू कर देते हैं, हाथ के अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट आ जाती है। लेकिन जो उंगलियां हैं, जो हथेली है, जो कोहनी है, यहाँ से काफ़ी अकड़न महसूस होती है और उस हाथ के अंदर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट हमें कम देखने को मिल रहा है या नहीं देखने को मिल रहा है, इसका रीज़न क्या है, इसको जानने से पहले एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। 4 से 5 महीने, ये जो मैंने आपको बोला, इसमें जानने की ज़रूरत है कि इसमें ऐसा क्या होता है कि हमारे शरीर में बदलाव आ रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है, और उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोग्रेस स्लो हो जाती है या रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं हमारे शरीर में कहीं पर चोट लग गई, अगर हम गिरे या कहीं पर कट लग गया, तो क्या वो कट कुछ ही दिन में आप देखते हैं कि धीरे धीरे ठीक हो जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में एक पावर होती है खुद को हील करने की, खुद को ठीक करने की। वही पावर हमारे माइंड की हेल्प करती है उसको रीगेन करने में। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो ब्रेन का हिस्सा, जो न्यूरॉन्स डेड हो गए हैं, वो अब दोबारा ठीक नहीं हो सकते। तो नहीं हो सकते तो फिर इंप्रूवमेंट कैसे आती है? वहां पर इंप्रूवमेंट इसलिए आती है क्योंकि दिमाग के उस हिस्से का काम हमारा दिमाग बाकी के बचे हुए हिस्से में बांट देता है। यानी जो दिमाग का एक हिस्सा जो खराब हो गया है, वो जो काम कर रहा था, वो काम दिमाग के दूसरे हिस्सों को दे दिया जाता है, जिसमें पहले 5 महीने में हमारा दिमाग दोबारा से डेवलप होता है, दोबारा से चीजें सीखता है, और सीखने के दौरान ही आपको पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो शेफ है। अब अगर वो शेफ है तो वो प्याज टमाटर बड़े अच्छी तरीके से, बड़ी जल्दी से चॉप कर लेगा एज कंपेयर टू मेरे या आपके। लेकिन अगर हम उसे कहें कि वो स्पोर्ट्स खेले, तो क्या वो उतने अच्छे से खेल पाएगा जितने अच्छे से आप या मैं, अगर हम स्पोर्ट्स प्लेयर हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने समय देके, प्रैक्टिस करके अपने माइंड को डेवलप किया है, ट्रेंड किया है, प्रैक्टिस की है, जिसकी वजह से उनको उस फील्ड में महारत हासिल हो गई है। सेम यही काम हमें करना होता है, या ये कहें कि करवाना होता है, लकवे के बाद, यानी पैरालिसिस के बाद। पैरालिसिस से हमारा दिमाग का जो पार्ट था वो डेड हो गया। अब दूसरे पार्ट को जब नया काम दिया गया तो उसे दोबारा सिखाना है। तो दोबारा हम कैसे सिखाएंगे? बार बार प्रैक्टिस करके। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी को ऑर्डर देना दोबारा शुरू कर देगा। लेकिन ये जो अभी तक, यानी शुरुआत के 4 से 5 महीने में जो खुद से इंप्रूवमेंट हो रही है, इस पार्ट को हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और न्यूरोप्लास्टिसिटी 5 महीने तक होती है, उसके बाद धीरे धीरे ये स्लो हो जाती है। तो अगर हमें किसी भी लकवे के पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट लाना है, अगर उसके जो हाथ अकड़े हुए हैं, उसकी जो कोहनी नहीं चल पा रही है, हाथ के अंदर मूवमेंट नहीं है, कंधा लटक रहा है, तो अगर हमें उसमें इंप्रूवमेंट लानी है तो हमें क्या करना होगा? न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करना होगा, उसे बढ़ाना होगा, राइट?
क्योंकि जब न्यूरोप्लास्टिसिटी होगी तो हमारे दिमाग की लर्निंग प्रोग्रेस बहुत अच्छी चलने लग जाएगी, और जब वो अच्छी चलेगी तो हमारा हाथ भी काम करना शुरू कर देगा। क्योंकि लकवे में शरीर के किसी हिस्से में दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है हमारे ब्रेन में। तो अगर शरीर के हिस्से में दिक्कत नहीं है तो यानी हमारी जो मसल्स हैं, हमारी जो नसें हैं, वो बिल्कुल ठीक है, राइट। बस हमें क्या करना है, उसको दोबारा प्रैक्टिस में लाना है। लेकिन यहां पर एक और बात आती है कि हाथ के अंदर अकड़न महसूस होती है, ऐंठन महसूस होती है। वो इसलिए होती है कि आपने देखा है जब हम कोई भी चीज है जिसको छोड़ देते हैं, जिसका प्रयोग नहीं करते, तो क्या होता है, उसमें जंग लगने लग जाती है, वो मुश्किल से काम करना शुरू करता है, यानी हार्ड हो जाता है। उसी तरीके से हमारी मसल्स जब काम नहीं करती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर जाती हैं, अकड़ने लग जाती हैं। तो उसी के लिए एक पैरालिसिस पेशेंट को गाइड किया जाता है कि वो फिजियोथेरेपी के सेशंस अटेंड करें, वो मालिश करें। लेकिन अगर ये मालिश, अगर ये फिजियोथेरेपी बिना न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोग्रेस के है, तो आप खुद सोचिए, आप हाथ की मालिश करेंगे तो आपकी जो मसल्स जो अकड़ रही हैं वहां पर हीट जनरेट होगी, तो आपकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। लेकिन क्या परमानेंटली होंगी? नहीं, क्योंकि वो रिलैक्स कुछ समय के लिए मिला है, उसके बाद दोबारा से वो नसें अकड़ने लग जाएंगी, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर यहां पर न्यूरोप्लास्टिसिटी हो रही है और साथ में आपकी बॉडी की जो मसल्स हैं उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, तो दोनों वर्क से आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रोग्रेस। क्योंकि आपका ब्रेन सीख रहा है ऑर्डर देना, और आपकी मसल्स जो अकड़ रही थी वो रिलैक्स हो रही है। तो जब ब्रेन कमांड करेगा, मसल्स रिलैक्स करेंगी, तो आपका हाथ वर्किंग कंडीशन में आ पाएगा। जो अकड़न, जो ऐंठन हो रही है, वो बिल्कुल खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो यहां तक हमने अच्छे से समझा कि किस तरीके से एक पेशेंट को जो लकवे के बाद हाथ में ऐंठन आ जाती है, अकड़न आ जाती है, उसको ठीक कर सकते हैं, और इस अकड़न के पीछे कारण क्या है। लेकिन अब हम बात करेंगे उसके ट्रीटमेंट के बारे में कि किस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट करें जिससे हमारे पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट हम देखें। तो ट्रीटमेंट के लिए हमें एक सही विकल्प चुनना बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट के नाम पर हमारे देश में 3 तरीके के मुख्यतः ट्रीटमेंट देखने को मिलते हैं: एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। आज मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अनेक फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा कि ये जितनी भी मेडिसिन है ये कंज्यूम करने में यानी खाने में आसान है, क्योंकि जो भी पैरालिसिस के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए किसी चीज को खाना, निगलना बहुत मुश्किल है। दूसरा, उनका डाइजेशन ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, तो मेडिसिन को डाइजेस्ट करना भी एक बहुत टफ काम हो जाता है, जो एलोपैथिक आयुर्वेदिक दोनों में देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं, ये होती क्या है? ये शुगर बॉल्स के साथ होती हैं, जो दवाई मिक्स करके दी जाती है, या फिर पानी के साथ दवाई मिक्स करके उसे दिया जाता है। दोनों ही कंडीशन में जो मेडिसिन है वो डायरेक्ट आपके स्लाइवा के कांटेक्ट में आके मिलके आपके ब्लड के साथ मिलती हैं और काम करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन समस्या की जड़ पर काम करती हैं। तो अगर यहां पर आपका ट्रीटमेंट से जुड़ा कोई सवाल है तो आप अभी नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल करके डायरेक्ट अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं, या आप कमेंट के माध्यम से भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। अब इस ट्रीटमेंट के बाद अगर हम आगे बढ़े तो एलोपैथी में जितनी भी मेडिसिन हैं आप एक बार चेक करके देखिएगा, वो कोई मेडिसिन आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर वर्क करती है। वो किस में है? या तो आयुर्वेदिक में है या होम्योपैथिक में है। और होम्योपैथिक ही सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन क्यों है? क्योंकि मैंने बता दिया इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये मेडिसिन लेने में आसान है, एंड द बेस्ट पार्ट, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ हमें अब बात करनी है कि पेशेंट के अंदर जो इंप्रूवमेंट आ रही है वो हमने समझ लिया न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से आ रही है। साथ में वो क्या कर रहे हैं? वो फिजियोथेरेपी, साथ में उसके मालिश, ये तीनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो पेशेंट के अंदर हमें बदलाव पॉजिटिवली बहुत अच्छे
देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं हो रही है, वो फंक्शन नहीं चल रहा है, तो आप कितने भी मालिश कर लें, कितना भी आप उन्हें फिजियोथेरेपी दिलवा दें, उसका वो रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि दिक्कत हाथ में नहीं है, नसों में नहीं है, उंगलियों में नहीं है, दिक्कत ब्रेन में है। तो हमें किसको ठीक करना होगा? ब्रेन को ठीक करना होगा, क्योंकि ब्रेन अपना काम करना भूल चुका है। तो हमें किसको ट्रेंड करना होगा? ब्रेन को ट्रेंड करना होगा। आई होप इस पूरी वीडियो से आपको अच्छे से समझ आ गया है कि अगर किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर हमें इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो किस तरीके से आ सकती है, किस कारण की वजह से पैरालिसिस के बाद ऐंठन आ जाती है, अकड़न आ जाती है, और इस अकड़न को, ऐंठन को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, और एक पेशेंट के अंदर किस तरीके से इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। फिर भी कोई सवाल है तो आप हमसे जरूर पूछिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।